सुबह सुबह पेल दिया उन्होंने। ए स्क्वायर मत बोला करो। कॉम्प्लेक्स नंबर शुरू कर रखा था हम लोगों ने, 2 पार्ट हो गए थे अब तक, और उन 2 पार्ट्स की यानी कि लगभग लगभग 1.5 घंटे की 2 क्लासेस हुई थी, जिसमें बहुत सारा कवर कर लिया था हम लोगों ने। अब जिस किसी ने भी कोई क्लास छोड़ी होगी तो उम्मीद करते हैं हम लोग पिछली वीडियो देख के आए होंगे। वो पिछली क्लास में हम लोगों ने, इससे जस्ट पहले जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने मॉडुलस, कॉन्जुगेट और स्क्वायर रूट, ये तीनों चीजें निकालनी सीखी थी। और आज की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग स्टार्ट करेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म के साथ साथ एक टॉपिक और ध्यान आ रहा है मुझे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। किस किसने इस शब्द को, इस सेंटेंस को पहले सुना है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं? तो ठीक है, नया टॉपिक है और कॉम्प्लेक्स नंबर से संबंधित ही है, वो भी आज ही कवर करेंगे हम लोग। तो हमारे पास पोलर फॉर्म है करने के लिए, तुम्हारी समस्याएं हैं आज करने के लिए, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसे हम करेंगे सबसे लास्ट में कवर। हमेशा की तरह बढ़िया चीजें लास्ट में कवर होनी चाहिए। चलिए समस्याएं बताइए। नंबर लिखूं? आंसर नहीं भेजे थे मैंने? अबे यार, तो तुम ग्रुप में मैसेज कर दिया करो ना कि सर आंसर नहीं भेजे। 2 दिन का टाइम होता है हमारे पास, मैं नहीं भेजूंगा, कोई और भेज देगा जिसके पास आरटी शर्मा होगी। कम से कम अब आंसर मैच करने में टाइम खराब तो नहीं होगा। वो क्वेश्चन तो बहुत सारे भेजे थे, कितने सारों का आंसर मैच करेंगे हम? तो मुझे डाउट्स बताओ, नंबर अपने अपने जो तुमसे नहीं हुए। पहले का 6, हाँ ठीक है, और 16 का 4th, नमस्ते जी। सेकंड का 3rd पार्ट, 6th, 14, 8वां। यह है आरडी की एक्सरसाइज 13.2। 13.2 की हमारी ये समस्या है बस। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का छठा पार्ट देख लेते हैं। चलिए, फर्स्ट का छठा पार्ट, ये 1 प्लस आटा 1 प्लस रूट 3 आटा, ये वाला 1 प्लस आटा 1 प्लस रूट 3 आटा, और पूरे के अपॉन में है 1 माइनस आटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऊपर वाले की अलग करनी पड़ेगी मल्टीप्लाई, और नीचे वाले को करना पड़ेगा रेशनलाइज। तो हम 1 प्लस आटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। एक काम तो ये करना पड़ेगा, अरे ऊपर वाले की आपस में करनी पड़ेगी। चलिए, 1 की इन दोनों में होगी तो ऐसे ही आएगा। फिर आयटा की करेंगे इसमें तो एक आयटा आएगा, और इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का रूट 3 अपॉन क्या आएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी इज 1 का स्क्वायर प्लस आयटा का स्क्वायर, जो कि -1 आएगा, बीच वाला लगे 2 बन जाएगा, और इस पूरे के बाहर एक 1 प्लस आयटा चल ही रहा है। ओके, अब देखें कुछ, 1 रूट 3, ठीक है, 1 प्लस रूट 3 ऐसे कैसा, और आयटा कॉमन लिया तो 1 प्लस रूट 3, और इस पूरे के इनटू में 1 प्लस आयटा चल रहा है, और अपॉन में 2 भी चल रहा है। इन वालों में 1 और माइनस का, 1 और माइनस का रूट से अलग करा रियल पार्ट, अरे माइनस ये अलग कर लिया, 1 प्लस आयटा ही रहा। अब फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यार, एक काम आसान हो जाता। ये 1 प्लस आयटा ना, इसका होल स्क्वायर हो जाता है। 1 प्लस आयटा का मल्टीप्लाई करनी आसान हो जाती, तुम्हें लग रहा? बजाय सारी मल्टीप्लाई करने के अगर हम इस 1 प्लस आयटा की केवल इससे कर लेते पहले, बात हो जाएगी। लेकिन देखो ना, अभी तुम ये 2 स्टेप लग गए, इसके बाद इसकी इंटू इन सब में करनी पड़ेगी। आंसर वही आएगा घूम फिर के, लेकिन थोड़ा देर से आएगा। देखो जरा, एक बार तो ये देख लिया हमने, एक बार वैसे देखो। चलो, अगर इसकी इंटू पहले इसमें करते तो 1 प्लस आयटा का होल स्क्वायर होता ना, वो क्या आता? 1 का स्क्वायर प्लस आयटा का स्क्वायर यानी -1 प्लस 2ab यानी 2 आयटा, और यहां बचा था 1 प्लस रूट 3 आयटा, और नीचे केवल क्या आ रहा था? 2। इससे कट नहीं गया, इस 2 आयटा के ये 2 कट जाएगा। अब इन दोनों की इंटू का क्या अगली लाइन में नहीं आ गया? देखो आंसर। और वैसे तुम्हें लग रहा था कि लाइन में आ रहा है आंसर, नहीं, अभी 2 लाइनें और खराब होती है उसमें फिर। तो इन दोनों की इंटू करेंगे, आयटा की 1 में करेंगे तो वैसे जरूरत है करने की, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना था। अगर आप आयटा की इंटू इन दोनों में करोगे तो दोनों ही आयटा में आएंगे,
तो क्या आंसर को हम डायरेक्ट आएटा इंटू 1 + √3 ना लिख दें? बाद में लिख दो, एक ही बात है। मतलब मेरा कहने का यह है कि रियल पार्ट नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में। अबे क्या हो रहा है, कर दो फिर इंटू। आएटा की 1 में करोगे तो आएटा, इसकी इसमें करी तो एक्सटेंडेड फॉर्म में चेंज करेंगे तो पहले √3 लिखना पड़ेगा माइनस का और प्लस का आएटा। ठीक है, तो इन दोनों की इंटू पहले करना, छोटा हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ये किसने पूछा? 2 का थर्ड आपने लिखा हुआ तूने क्वेश्चन पूरा? बोलो। 1 + i इक्वल टू 1। जिन लोगों ने कर लिया हो वो एक बार मैच जरूर कर लेना। कभी कभी किसी का आंसर नहीं आने का कारण ये भी होता है कि उसने क्वेश्चन गलत उतार लिया होता है। जिसने कर लिया हो मैच कर लो एक बार, क्या इसने ठीक उतारा भाई? है क्वेश्चन रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे y + i है। हाँ, और यहाँ पर केवल y + i ही नहीं है, यहाँ ब्रैकेट भी नहीं है। ब्रैकेट ना होने का क्या मतलब है? केवल y की इंटू इसमें होनी है, और अगर ब्रैकेट होता तो क्या होता? इस पूरे की इस पूरे में होती। अब तू मैच कर भाई, क्या तूने क्वेश्चन गलत उतारा है? बस नहीं बहुत है, इसके चक्कर में आंसर नहीं आएगा। तूने ब्रैकेट लगा दिया होगा ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। देखो गलतियां जो जो बच्चे कर सकते हैं वो सारी बता देता हूँ मैं, तो जितनी मुझे ध्यान आती हैं। तो यहाँ ब्रैकेट लगा दोगे तो इस पूरे की इंटू पूरे में करेगा हर बच्चा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो केवल वाई की इंटू इसमें होगी। और अगर यहाँ पे 1 उतारोगे तो वो रियल पार्ट है 1, और आइटा इज इमेजिनरी पार्ट, तो पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। तो ये कारण है आंसर ना आने का। तो इसे करने की जरूरत तो नहीं। अब सेकंड का थर्ड भी हो गया। इसके बाद नंबर है सीधे 6 का। क्वेश्चन नंबर 6, हमें Z1 Z2 की दोनों की वैल्यू दे रखी है। किसने पूछा है? 6। बोलो मैडम, Z1 की वैल्यू ये पूछना है। Z1 की वैल्यू है 2 - आइटा, और Z2 की वैल्यू -2 + आइटा। तो इसके पहले पार्ट में क्या पूछा हमसे? RE यानी रियल पार्ट, Z1 × Z2 अपॉन Z1 का बार। ये वाली वैल्यू पूछी है। फर्स्ट हो जाएगा, सेकंड तो कर लोगे अपने आप। फिर जो RE लिखा हुआ है इसमें, इस RE को लेके साथ साथ नहीं चलना। इस RE को लेके साथ साथ नहीं चलना। आप पहले केवल इस हिस्से को सॉल्व करो, जो आएगा पूरे को सॉल्व करके उसका रियल पार्ट जो होगा ना वो आंसर होगा बस। RE यानी रियल पार्ट। तो हम केवल इस वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले Z1 की Z2 में इंटू करें, Z1 × Z2 और अपॉन में लेके चलते हैं Z1 का बार। Z1 यानी 2 - आइटा की इंटू हमें करनी पड़ेगी -2 + आइटा से, अपॉन Z1 का बार। बताओगे इसका बार क्या आएगा? Z1 का बार कर दिया हमने, 2 - आइटा का 2 + आइटा कर दिया। इसको अब चेक करा जाए तो ऊपर करना तो रेशनलाइज पड़ेगा ही पड़ेगा। इसके लिए बाद में वो क्या आएगा? 2 - आइटा और 2 - आइटा। अब फिर से ये 2 - आइटा और ये 2 - आइटा सॉल्व कर लें एक साथ। अगर ध्यान से देखो तो ये भी तो 2 - आइटा ही है, माइनस कॉमन ले लें अगर, तो ये भी 2 - आइटा, ये भी 2 - आइटा, ये भी 2 - आइटा, यानी इत्तेफाक से क्वेश्चन बन गया। ऊपर क्या माइनस बाहर लें तो 2 - आइटा का, और नीचे क्या बन गया होगा? 5। सही है। तो ऊपर हमें बस a - b का होल क्यूब खोलना है। जो भी उनके साइन आएंगे इस माइनस के चक्कर में सबके साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, बताइए पहले क्या आएगा? a³ + क्यूब, a - b के होल क्यूब में a³ - b³ आइटा क्यूब का इज माइनस आइटा, a³ + b³, सॉरी a³ - b³ माइनस 3a² 3a² एंड 2 का स्क्वायर 4 3 12 आइटा प्लस 3ab²। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। और वो इसको क्या आना चाहिए? बस 3ab² लिख के दिखाऊं क्या? 3a और b², इस आइटा स्क्वायर के चक्कर में बाहर जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, और अपॉन में तो 5 चल ही रहा है। तो अब देखो 8 में से 6 गए, बचा 2। ये कितना है? माइनस का 11 आइटा, 2 - 11 आइटा, और बाहर एक माइनस है, तो यानी -2 प्लस का 11 आइटा। इसके भी अपॉन में 5, इसके भी अपॉन में 5, और हमको इस पूरे का क्या चाहिए? रियल पार्ट। यानी आंसर केवल क्या होना चाहिए?
माइनस का 2/5। वो तो इमेजिनरी पार्ट है ना, तो रियल पार्ट इज -2/5। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है ना ये, 6 का फर्स्ट पार्ट। यस, माइनस का 2/5 सही है। समझ में आ गया मैडम? सेकंड पार्ट जो है इसका वो सॉल्व कर लेंगे अपने आप हम समस्या। जो बच्चे छुट्टी पर थे, समझ में आ रहा कुछ? अगर वीडियो देख के आए होगे तो ही समझ में आएगा। चलिए, ये हो गया 6। इसके बाद सीधे है 8। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स प्लस आइटा वाई। ये किसने पूछा? क्या हुआ इसमें? एक्स प्लस आइटा वाई की वैल्यू ए प्लस आइटा बी अपॉन ए माइनस आइटा वाई की दे रखी है। देख, एक्स प्लस आइटा वाई की वैल्यू ए प्लस आइटा बी अपॉन में ए माइनस आइटा बी दे रखी है। हमसे कह रहा है प्रूव करिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या आप भूल गए कि इसे कैसे करा करते थे? शुरू नहीं हुआ इधर से, स्क्वायरिंग बोथ साइड से करा, फिर हुआ नहीं। तो बताओ बाकी लोग कैसे होते थे क्वेश्चन ये वाले? या तो दोनों तरफ मोड लेके करो, या दोनों तरफ कंजुगेट लेके दोनों की इक्वेशन की इंटू करा करते थे। आया कुछ याद? किसी और का भी अटका है क्वेश्चन? मतलब ध्यान आया? अगर दोनों तरफ कंजुगेट ले लेगा तो एक इक्वेशन को इसे मान लेते थे, एक इक्वेशन हो जाएगी माइनस वाली, और दोनों इक्वेशन की इंटू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बनेगा। और आरएचएस में क्या होगा? जो वैल्यू यहां पर है ना, दूसरी इक्वेशन में उल्टी आएगी यहां पर, तो इस वाली से ये कट जाएगी, इस वाली से ये कट जाएगी, इसलिए 1 बचेगा फिर। ठीक है, 8वां हो गया। 9th की बात करें तो फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n फॉर विच 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा की पावर n इज रियल। कह रहा है लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n बतानी है। n की छोटे से छोटी पॉजिटिव और इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल यानी इंटीजर वैल्यू बतानी है, ताकि ये पूरा हिस्सा क्या बन जाए? रियल, यानी आइडा ना आए। तो अब जब तक n लगा है ना, हम यहाँ पे कोई पावर तो नहीं खोल सकते, लेकिन एक काम तो जो कर सकते हैं, क्या? रेशनलाइज। अंदर वाले हिस्से को सॉल्व तो कर ही सकते हैं हम। चलो, जितना आता है उतना कर देते हैं। 1 प्लस आइटा अपॉन 1 माइनस आइटा, तो 1 प्लस आइटा सही तो करेंगे, और ये पावर वाली है जला के चलेंगे। ऊपर क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी फिर से ए का स्क्वायर माइनस 1 यानी प्लस का आइटा का स्क्वायर प्लस का 2 आइटा अपॉन नीचे क्या बनेगा? ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है इसमें तो, और ये एंड चल ही रहा है। इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो बचा केवल क्या? आइटा की पावर n। अब आप बताओ आइटा की पावर कम से कम यानी छोटे से छोटी क्या लोगे ताकि ये पूरा हिस्सा रियल बन जाए? अगर हम 0 लेते, n की वैल्यू 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 1 आता आंसर। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि n लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए, तो 0 नहीं ले सकते n की वैल्यू। अब n की वैल्यू आप 2 लोगे अगर, तो आइटा स्क्वायर इज -1, रियल तो है वैल्यू, क्यों 4 क्यों लेना पड़ेगा? उससे तो 1 आएगा ना आंसर। उसने थोड़ी कहा कि इक्वल टू 1 चाहिए, उसने कहा इस पूरे की वैल्यू रियल आनी चाहिए बस। n की वो छोटे से छोटी वैल्यू बताओ जिससे आंसर इस पूरे का क्या आ जाए? रियल। उसने यानी कहा इक्वल टू 1 आना चाहिए आंसर। n की वैल्यू बोली ना उसने पॉजिटिव, इसने इस पूरे की वैल्यू थोड़ी बोली पॉजिटिव। उसने बोला फाइंड लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज रियल। ये पूरा रियल तो +1 भी होगा -1 भी होगा, लेकिन आप छोटी वैल्यू 2 और 4 में छोटी कौन सी होगी? 2। n की वैल्यू 2 लोगे तो i का स्क्वायर होगा, आइटा का, जो कि आएगा -1, जो कि अगेन रियल है, तो 4 की जरूरत तो नहीं है। हालांकि एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है ऐसा एक, जिसमें यहां पर n है लेकिन इक्वल टू 1 बोला हुआ है, तो n की वैल्यू पूछ रहा है। जब इक्वल टू 1 लाना होगा तो n की वैल्यू कंफर्म आपको 4 ही लेनी पड़ेगी, तभी आएगा वो। लेकिन इस कंडीशन के लिए तो n केवल क्या होना चाहिए? 2, ताकि ये पूरा रियल वैल्यू आएगी। ओके, समझ में आ रहा है कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर? ये क्वेश्चन कौन सा था हमारा? 9। अब 14 16 बचे बस। चलिए 14, 1 माइनस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा पूरे की पावर 100 हमको इक्वल्स टू दिया है a प्लस आइटा बी के, और कह रहा है फाइंड करिए a b। पिछला ऐसा नहीं है, जैसा पिछला था वैसा नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे ना अंदर वाले को, पावर से अभी फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। पहले अंदर वाला सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? रेशनलाइज। तो 1 माइनस आइटा से करेंगे इस बार, तो 100 ऐसे कैसा, और a प्लस आइटा भी ऐसे कैसा।
अब ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर खुलेगा तो a का स्क्वायर, फिर प्लस का बी स्क्वायर यानी फिर -1 और माइनस का 2 आइटा, और नीचे क्या बनता था इसमें 2। अब ये 1 से 1 कटा, 2 से 2 कटा, माइनस आइटा की पावर 100 a प्लस आइटा b। अब इस माइनस की पावर को 100 करेंगे तो माइनस तो वैसे ही गायब हो जाएगा, इवन पावर है, और आइटा की पावर 100 4 का मल्टीपल है तो 1 ही जानी है तो पूरी वैल्यू। ध्यान आ रहा है कुछ? तो यानी ये पूरा हिस्सा क्या हो गया, a प्लस आइटा b की वैल्यू 1 आई। और इसे भी अगर इस वाले को भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो प्लस का 0 आइटा। अब कंपेयर करें, कंपेयरिंग तो रियल वाला रियल के इक्वल, तो a की वैल्यू तो क्या आ गई 1, और इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के इक्वल करेंगे तो b कितना आएगा। नहीं, वो तो ये पूछना चाह रहा, ये 0 और i में ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस 2 आइटा लिख लो, 1 प्लस आइटा 2 लिख लो, लेकिन जो सही तरीका है वो 2 आइटा का है, ये सही तरीका है। पहले नंबर होना चाहिए, आइटा बाद में होना चाहिए। हाँ भाई 14 भी हो गया। 16 का फोर्थ पार्ट, x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 और प्लस 1। इस पूरे की वैल्यू ढूंढनी है जब हमको x दिया है 1 प्लस आइटा बाई रूट 2। याद आया तुम्हें कुछ ये क्वेश्चन? तो पहली क्लास में करा था कॉम्प्लेक्स नंबर की हमने, कि हम इस x की वैल्यू को डायरेक्टली यहां 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 पुट नहीं कर सकते। करेंगे तो बहुत ही बड़ा आंसर आएगा। इस पूरे की पावर 6 खोलनी पड़ेगी, इसी की 4 खोलनी पड़ेगी, इसी की पावर 2 खोलनी पड़ेगी, फिर डिवाइड करने वाला क्वेश्चन है ये। इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ना पहले क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में। किसने पूछा है क्वेश्चन आज? आपने। बाकी सब का हो गया, बाकी सब पहुंचे नहीं? तेरा भी नहीं हुआ? मधुर नहीं हुआ, पहुंचे नहीं, पहुंचे नहीं। ये फोटो तूने देखी नहीं, सही करा। आप क्या नहीं हुआ या पहुंची नहीं? पहुंचे नहीं। स्कूल खुल गए सबके? अभी स्कूल नहीं खुले तब कुछ बच्चों के जवाब आ रहे हैं पहुंची नहीं, पहुंचा नहीं, पहुंची नहीं। स्कूल खुल जाएंगे फिर क्या करेंगे? फिर सबके जवाब यही आ जाएंगे ना, पहुंची नहीं, पहुंचा नहीं, फिर करेंगे ही नहीं और कह दिया करेंगे पहुंचे नहीं, पहुंची नहीं। और फिर जैसे जैसे एग्जाम पास आएंगे ना, अब फिर मास्टर जी को परेशान करेंगे, सर एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन करवा दो, एनसीईआरटी का ये वाला करवा दो। अब फिर पेल लूंगा, बहुत ध्यान रखना। 11th क्लास में अक्सर बच्चे 10th क्लास की खुशियां मनाते मनाते इतने आजाद हो जाते हैं कि वो होमवर्क करना पसंद ही नहीं करते। वो भूल जाते हैं कि मैथमेटिक्स बिना होमवर्क करे नहीं होती। बहुत से बच्चे थे यहाँ पर 10th के, आईआईटी की तलाश में पहुंच गए। 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद मिला मुझे एक बच्चा उसमें से, बढ़िया वाला। मैंने पूछा क्या हो गया भाई, कितने परसेंट चांसेस बढ़ गए तेरे? कहते सर मुश्किल लग रहा है। मैं कहा अभी से ही? अभी 3-4 महीने में मुश्किल लग रहा है तुझे? इतना लंबा सफर कैसे तय करेगा भाई? पूरी 11th, पूरी 12th, और जेडबल के एग्जाम में तो मान लो 12th और ग्रेजुएशन के बीच का भी आता है सारा। तो तुम क्या चाहते हो? 11th पास करनी है तो मुझे अगली बार ये बहाना सुनना नहीं किसी का कि मैं पहुंचा नहीं और मैं पहुंची नहीं। मुझे नहीं पता किस चीज का काम छोड़ोगे तुम, या स्कूल छोड़ोगे या क्या करोगे, लेकिन मुझे मेरा काम पूरा चाहिए। सुनाई दे रहा सबको? मुझे हर किसी का काम पूरा चाहिए, चाहे तुम्हें 20 क्वेश्चन दिए जाएं और चाहे दिए जाएं 40। मुझे भी इतनी अकल है कि मैं 40 क्वेश्चन तुम्हें वो नहीं दूंगा जिसको एक क्वेश्चन को करने में आधा घंटा लगता होगा। तो मैं 40 क्यों दूंगा? वो ज्यादा 5 या 10 दे दूंगा, बस 2 दिन में बहुत हो जाएंगे। लेकिन किसी का ये बहाना सुनने को ना मिल जाए अगली बार कि मैं पहुंचा नहीं, मेरे से सारे हुए नहीं। चलो हुए नहीं वाली बात अलग चीज होती है, कोशिश तो करी कम से कम। तुम पहुंचे ही नहीं, तुम्हें पता कैसे चलेगा क्वेश्चन कौन से थे? अब चलो ये 16वें का 4th पार्ट पूछ रहे हैं 2-3 बच्चे। 5 पार्ट है 16वें में। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया तुम्हें। अब तुम मुझे ये बता दो कि आज मैं इसका ये बता दूंगा। अब जब जो आज कह रहे थे पहुंचे नहीं, ये 2 या 3 दिन बाद पहुंचेंगे, जब हम लोग तो पता नहीं कहां पहुंच चुके होंगे। फिर जब वो पहुंचेंगे इन क्वेश्चंस पे, अब वो मान लो तीसरा पूछने लगे इसका, तो क्या मैं आगे वाला टॉपिक छोड़ के उन्हें तीसरा बताऊंगा पहले? नहीं। इसलिए साथ साथ चलना जरूरी है। मास्टर जी के साथ साथ जो चलेगा वो फेल नहीं हो सकता, ये गारंटी है। मास्टर जी के साथ साथ चलने के 2 तरीके हैं, या तो साथ साथ होमवर्क करते रहो या फिर कुछ भी मत करो और मास्टर जी को कहते रहो हो गया, हो गया। रैंडमली पूछ लो कोई भी क्वेश्चन,
ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ, ये वाला नहीं हुआ। इस बात के चक्कर में एक दिन मैं पिट गया था, रैंडमली पूछने के चक्कर में। फिजिक्स की क्लास चल रही थी 11th की हमारी कोचिंग की। होमवर्क मैंने किया नहीं, न्यूमेरिकल दे रखे सर ने, न्यूमेरिकल करने मुझे अच्छे लगते नहीं थे फिजिक्स के, उन्होंने दे रखे करने के लिए और पूछे चलो अगले दिन। अब अगले दिन आके जब किए नहीं, सुबह सुबह का टाइम 8 बजे का, सब बच्चे पूछ रहे ये वाला ये वाला ये वाला। मैंने भी देख लिया बड़ा सा कौन सा है। ह्यूमन मेंटेलिटी यही होती है, बड़ा सा जो दिखा, 7वें नंबर, 7वां नहीं शायद 4th नंबर का क्वेश्चन, नहीं 4th नहीं 7वां ही था, 7वां 6ठे नंबर का क्वेश्चन था। मैंने पूछ लिया सर ये वाला मेरे से नहीं हुआ, ठीक है सर ने नंबर लिख लिया ऐसे करके। फिर जब एक बच्चे ने चौथा क्वेश्चन पूछा तो सर ने कहा चौथा क्वेश्चन तो मनु शर्मा बताएगा, 7वां नहीं हुआ ना इसका, चौथा तो हो ही गया होगा। अब जब मनु शर्मा ने चौथा किया हो तो मनु बताएगा ना, सुबह सुबह पेल दिया उन्होंने। तो इस चीज से बचना है तुम्हें, ठीक है ना। मास्टर जी पिटे हैं तुम्हारे, तो तुम्हारे मास्टर जी के बच्चे ही पिट सकते हैं इस बात पे। जो क्वेश्चन नहीं हुआ वही पूछना होता है, जो करा है वही पूछना है, जो नहीं किया कभी उसे पूछ मत लेना गलती से, क्या भाई साहब। हाँ, तो ये क्वेश्चन करने का तरीका था, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती थी, लेकिन स्क्वायरिंग करने के लिए भी एक रूल फॉलो करना पड़ता था, और वो क्या था, आयटा वाली टर्म अकेली छोड़नी पड़ती है ताकि स्क्वायरिंग करने के बाद आयटा ना आए उसके अंदर। तो उसके लिए पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करा जाए तो ये √2x हो जाएगा और माइनस का 1 इक्वल टू आयटा। अब स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मत बोला करो, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है वो बोला करो। मुझे तो ये पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर तुम सुनाई दोगे मुझे, 11वीं में आ गए a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं सुनाओगे तुम, इसे देख के बताया करो यहाँ पे क्या आएगा, a स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे पूछूंगा फिर बोलोगे बी स्क्वायर, अरे यहाँ बताओ यहाँ क्या आएगा, 10 का 1 -2 √2 और साथ में x, और ये क्या हो जाएगा इक्वल में माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो ये 2x², ये बन के 2 बन गया, और एक 2 √2, ये पूरे को 2 से डिवाइड करें तो केवल बचेगा x² माइनस का √2x और प्लस का 1 बराबर 0। पूरे क्वेश्चन को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्वेश्चन बनेगी। और अब इससे हम डिवाइड करेंगे किसको, इस पूरे को। आ रहा याद किसी को, क्या कह रहे रूट वाले से डिवाइड कैसे करेंगे, और पार्थ तो ये कह रहा है मैंने तो डिवाइड ही नहीं करा पहले कभी, इसमें तो रूट आ गया। कोई नहीं भाई हम करेंगे तेरे लिए, इसे मिटा दो ना। तुमने पूछा है मुझे पता है, इस एक्सरसाइज पर सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है। इस 16वें क्वेश्चन में जो 5 पार्ट हैं, सबसे बढ़िया पार्ट यही वाला है। डिवाइड भी मुझे करके दिखाना ही पड़ेगा। पार्ट तूने प्रैक्टिस कर ली नहीं, कर ली डिवाइड की, बता कर ली तो बताता रहिए जहां मैं अटकूंगा, ठीक है। x की पावर 6, x की पावर 4, x की पावर 2 प्लस 1 को डिवाइड करना था हमको किससे, x² माइनस का √2x प्लस का 1। हाँ भाई पार्थ, x² है, x की पावर 4 यार, 4 की 2 में करेगा तो 6 बनेगा, इसकी इंटू इसमें करेंगे तो पावर 6 मिल जाएगा। तो अब इसकी इन तीनों में करिए, पहले क्या आएगा x की पावर 6, जब इसकी इसमें करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगी ना पावर। अब यहां तो कहीं है ही नहीं, अलग लिख लेते हैं उसको फिर, या फिर इसके नीचे लिख लूं, नीचे मत लिखो, क्यों, क्योंकि x की पावर 4 की जब 1 में करेंगे तो उसको इसके नीचे लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का पहले मैं x की पावर 4 लिख दूं इसकी इसमें होने वाला, और जो इसकी इसमें आती वो माइनस का √2 x की पावर 5 अलग से लिख दिया, यहां माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अब मुझे बताओ, एक हमारे पास ये है, एक ये है और एक ये है, पहले कौन सा करना चाहिए, 5 वाला। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखी है, हर स्टेप में सबसे बड़ी पावर सबसे पहले लिखी होनी चाहिए, तो ये वाला उतरेगा प्लस का, यानी √2 x की पावर 5 सबसे पहले, फिर x² उतार दो प्लस 1। अब बताओ x² में क्या इंटू करें कि ये आ जाए, √2 नहीं बोलोगे, √2 तो चाहिए भाई साहब, बहुत धीरे बोला उसने, इससे चाहिए बोला, गलत जो बोला। √2x³ की इसमें करेंगे तो क्या √2x की पावर 5 मिल जाएगा, लेकिन हमें इसकी अब तीनों में करनी पड़ेगी। पहले क्या आएगा √2 x की पावर 5, फिर √2 की जब आप इसमें करोगे तो पावर 4 आएगी ना, यहां तो है नहीं, रुक जाओ, √2 की जब इसमें करेंगे तो क्या आएगा क्यूब, वो भी नहीं है यहां पर, तो लिख दूं सारी ऐसी, फिर तो इसकी इसमें होगी तो क्या आएगा माइनस का 2
एक्स की पावर 4, इसकी इसमें करी तो प्लस का रूट टू एक्स क्यूब। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कट गया। अब पावर 2, पावर 4, पावर 3 में पहले कौन सा आएगा? पावर 4, और वो भी प्लस का है, 2x की पावर 4 पहले, फिर ये वाला माइनस का रूट टू एक्स क्यूब, और फिर प्लस का एक्स स्क्वायर, और एक प्लस का 1 बचा है, अलग कर दिया। अब बताइए एक्स स्क्वायर में क्या इंटू करें कि एक्स की पावर 4 मिल जाए 2 के साथ? 2x स्क्वायर, वही प्लस का। अब वो 2x स्क्वायर की इन तीनों में करेंगे ना, पहले क्या आएगा? 2x की पावर 4, इसकी इसमें करोगे तो माइनस का 2 रूट टू एक्स क्यूब, फिर 2x स्क्वायर की 1 में करोगे तो 2x स्क्वायर, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। अब बताओ ये दोनों वैल्यू सेम पावर वाली हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ये प्लस की है, वो माइनस की है, प्लस का 2 रूट टू और माइनस का रूट टू, यानी बचेगा केवल रूट टू एक्स क्यूब। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का है 2x स्क्वायर, और वो प्लस का, तो क्या बचेगा? माइनस का और एक प्लस का 1। अब बताओ एक्स स्क्वायर में क्या इंटू करें कि रूट टू एक्स क्यूब आ जाए? रूट टू एक्स, तो प्लस का रूट टू एक्स, सही है। तो रूट टू एक्स की इन तीनों में करिए। अब पहले क्या आएगा? रूट टू एक्स क्यूब, फिर रूट टू एक्स की इसमें करोगे तो क्या आएगा? माइनस का क्या? 2x स्क्वायर, फिर रूट टू की 1 में करेंगे तो प्लस का रूट टू एक्स, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। देख लो कितना बड़ा क्वेश्चन है, कोई पावर बचेगी नहीं। पावर 6 पहले आई, फिर 5 आई, फिर 4 आई, फिर 3 आई, पावर 2 वाली पहले आएगी। खैर ये कट गया। अब बताओ यहाँ प्लस का 2x स्क्वायर है और यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, क्या बचेगा? प्लस का एक्स स्क्वायर। अब एक माइनस का बचेगा रूट टू एक्स और एक प्लस का 1, ये सेम है क्या? हाँ सेम आ गया ये तो, यानी प्लस के 1 बार जाएगा। अब तो 1 की इंटू इसमें करेंगे तो सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट टू एक्स प्लस 1, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सारे कट गए, जीरो आ गया रिमाइंडर। क्या मतलब रिमाइंडर जीरो आने का? क्वेश्चंस में एक्स की वैल्यू जीरो, उसकी वैल्यू जीरो, इसकी। इन क्वेश्चंस में मैंने आपसे पहले ही बताया था, जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है। नहीं करी प्रैक्टिस किसी ने अब तक? अगर करी होती तो बताते तुम कि जो रिमाइंडर होता है वही आंसर होता है इसमें, क्योंकि हमें लिखना पड़ता है इसको, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उसमें डिवाइजर की वैल्यू जीरो पुट कर देते हैं, तो डिवाइजर यानी जीरो इंटू ये क्या हो जाता है? जीरो, तो केवल ये बचता है आंसर। तो इस पूरे की वैल्यू जीरो है। जब आप एक्स की ये वाली वैल्यू इन सब जगह पुट करोगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट जीरो। तेरे को उतारना भी नहीं होगा ना, तू कह रहा था वीडियो देख ली तूने, तो कॉपी लेके नहीं देखते वीडियो, तुम पिक्चर की तरह देखते हो लेट के ऐसे। वो आंखों वाला क्या होता है, वो 3D वाला ग्लासेस लगा के देखते हो क्या लेट के? कॉपी लेके क्यों नहीं बैठते फिर? आप दोनों ने उतारा था क्या? वीडियो देख देख के उतारा भी था कि बस देखी थी? रोहित जी आपने? बस मैंने भी देखी। कोई डाउट रह गया होगा तेरा? हो गया था क्लियर? वो 720 नहीं आता तो क्या चेयर? अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? मेरी कुछ बता, मेरे को कुछ करना चाहिए तो मैं कुछ करूंगा, बता। 480 पे बता मैं क्या कर सकता हूँ? अपलोड करते वक्त मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ क्या? फिर नहीं कर सकता ना, वो अपने आप ही होगा। बस हम तो बेटर से बेटर क्वालिटी की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं बस बाकी का काम तो उसी का है। वो जितनी तुम्हारी स्पीड होगी उसके हिसाब से ऑप्शन दिखाता है वो, कि इतने पिक्सल पे देख लो, इतने पिक्सल पे देख लो। तो 360 पे क्लियर नहीं दिखता क्या बिल्कुल भी? और धुंधला देखने से ना आंखें कमजोर हो जाती हैं। तो घर में वाईफाई नहीं है तब इतनी समस्या है तुझे? बोल रहा, बाकी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बोल। हाँ, जिनके पास वाईफाई नहीं है बेचारे वो तो 480 पे देखेंगे ना, है ना? तो कुल मिला के हमारे सारे क्वेश्चन डाउट्स वाले खत्म हो गए हैं, आगे बढ़ सकते हैं हम। अब मैं एक दिन एनसीईआरटी दे दूंगा तुम्हें, अब लास्ट क्लास में शायद होता आज दे दूं। पूरी एनसीईआरटी का ज्ञान नहीं होगी फिर, कॉम्प्लेक्स नंबर की, और बड़े मजे में हो जाएगी वो। 1 घंटा तो लगभग निकाल दिया तुमने डाउट्स में। हाँ जी, पोलर फॉर्म से क्या तात्पर्य है? ये जो FORM फॉर्म बोल रहा हूं मैं, इससे क्या समझते हो आप? रूप, यस ये कह सकते हो। हाँ, उसकी एक अलग मतलब चेहरा,
मतलब कि हम अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे, जैसे 2 + 3 आइटा है, मान लो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किसी दूसरे सिस्टम में डाल दें तो यही 2 + 3 आइटा कैसा दिखेगा, वो हो जाती है पोलर फॉर्म। ओके, तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में सीखना है। जो अभी हम कर रहे थे वो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में देख रहे थे, मैंने बना के दिखाया था ना उस दिन मॉडुलस क्या होता है, तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन था। अब पोलर प्लेन में देखेंगे, यानी पोलर कोऑर्डिनेट। फिजिक्स में कहीं आया पोलर फॉर्म? अभी तक कहीं नहीं आया, आएगा पोलर फॉर्म। पोलर क्या होता है, देखो जैसे ना ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम एक्स और वाई लेके चलते हैं। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। जब हम किसी भी चीज को, किसी भी हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई, इनको पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं ना, तो पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स बन जाते हैं ऐसे, आर कॉमा थीटा, जिसमें आर होती है हमारी रेडियस और थीटा होता है एंगल। किस चीज का, देखो ये रहा हमारा, ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको ओरिजिन से ज्वाइन किया, इसको क्या बोलते थे हम, मॉडुलस। आ रहा है याद? अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो एक सर्कल बन गया, सर्कल। इस सर्कल की ये जो मॉडुलस था वो क्या बन गई अब, रेडियस। ठीक है, और इसने पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया होता है उसे कहते हैं एंगल। तो पोलर फॉर्म जो होती है उसमें हमारे कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई नहीं चलते, पोलर फॉर्म में हमारे कोऑर्डिनेट चलते हैं आर कॉमा थीटा, जिसमें आर क्या होता है, रेडियस, और थीटा क्या होता है, एंगल पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ। इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, इसके साथ नहीं, केवल इसके साथ। अगर यहां पर आ गया ये लाइन जो है हमारी मॉडुलस वाली, कॉम्प्लेक्स नंबर वाली, यहां पर हो तो थीटा कितना होगा, ओके। अगर यहां पर आ गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर तो एंगल यहां तक देखो ये सारा होगा, और अगर यहां पर आ गया तो या तो ये सारा लिखेंगे यहां से यहां तक, या फिर ये वाला भी तो हो सकता है एंगल छोटा सा। ये पोलर फॉर्म फिजिक्स में भी आएगी। हाँ वो कोई बात नहीं, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ बोला मैंने। अगर ये यहां पर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर तो या तो घुमा के एंगल ये पूरा बड़ा वाला लिखो यहां तक का, और या फिर छोटा वाला लिख लो, ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ रखी तुमने, लेकिन एंगल लिया इसके साथ ही आता है हमेशा, पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ। तो पोलर फॉर्म जब भी कोई आपसे पूछे तो आपके पास जवाब होना चाहिए कि कार्टेशियन में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कॉमा वाई, और पोलर में क्या होते हैं, आर कॉमा थीटा। आर हमारी रेडियस होती है उस पोलर फॉर्म की, और थीटा हमारा एंगल होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, या फिर जो भी चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोलर फॉर्म में उसका, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पता लगाना है कि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो हमारे को 4 कंडीशन ध्यान रखनी पड़ेगी। 4 कंडीशन किस लिए, अगर इस पहले क्वाड्रेंट में होगा तो कैसे निकलेगा, यहां पर होगा तो कैसे, यहां पर होगा तो कैसे, यहां पर होगा तो कैसे, वो 4 फॉर्म ध्यान रखनी, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनके बस। कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के आप पता लगा सकते हो वो कौन से क्वाड्रेंट में होता है। अगर मैं बोलूं -3 + 4 आइटा है, इसको देख के पता नहीं लगा सकते कहां पर होगा, ये रियल नेगेटिव है और इमेजिनरी पॉजिटिव है तो सेकंड में होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के हम पता लगा लेंगे ना कहां पर है वो, उसी के हिसाब से हम पोलर फॉर्म लिख देते हैं बस। तो हमारे पास देखो पोलर फॉर्म के लिए आर और थीटा दो चीजों की जरूरत पड़ती है। आर मैंने तुमसे क्या कहा था, क्या चीज होती है, रेडियस यानी मैग्नीट्यूड, वो निकालना हमें आता है पहले भी। रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो इसे निकालने की जरूरत नहीं है दोबारा हमें, हमें तो केवल थीटा निकालना सीखना है। और इस थीटा को हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जो शब्द उस दिन मुंह से बार बार निकल रहा था, ये है वो आर्ग्यूमेंट। जो कॉम्प्लेक्स, जो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर कॉमा थीटा, उसमें आर होता है रेडियस और थीटा होता है आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं हम लोग, नहीं, आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं पोलर फॉर्म में, एंगल विद द पॉजिटिव रियल एक्सिस, क्या हो गया ना थीटा। ठीक है, तो उसे निकालने का तरीका है एक, देखो आसान। क्या, अगर मैं आपसे यहां पे कहूं कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे था, देखो x + आइटा y करके, इसमें ये अगर मैं डालूं परपेंडिकुलर तो ये हिस्सा क्या होगा, चेक करो, x + आइटा y में ये हिस्सा x होगा कि नहीं होगा, और ये वाला y होगा। आइटा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि वो इमेजिनरी पे होगा, डिस्टेंस तो ये वाली y ही होगी ना केवल। तो क्या मैं यहां से tan थीटा निकाल सकता हूं, देखो ये वाला एंगल निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो
चेक करो, परपेंडिकुलर होता है वाई, और वाई को लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन एक्स आता, एक्स क्या लिख सकते हैं, रियल ऑफ जेड लिख सकते हैं। आपको हर बार ऐसे निकालना है थीटा, कुछ सब अभी सिखा दूंगा मैं, अभी तो मैं केवल बता रहा हूं थीटा निकालना कैसे है हर बार। टेन थीटा इमेजिनरी ऑफ जेड ऊपर आएगा हर बार, और नीचे आएगा रियल हो जाएगा, इसका ले लेंगे मोड ताकि एंगल पॉजिटिव आए। मैं सिखा दूंगा अभी यहां 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 क्या क्या करना है, आप बस यहां थीटा निकालने के लिए पॉजिटिव वैल्यू निकालना। ओके, चलिए पहला केस देखें, व्हेन z इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब z पहले क्वाड्रेंट में होगा तो z कैसा दिख रहा होगा, देखो ऐसा होगा, रियल भी पॉजिटिव इमेजिनरी भी पॉजिटिव, तो टेन थीटा ऐसे निकाल लोगे आप। टेन थीटा हमारा जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एंगल होता है, टेन थीटा नहीं होता, ठीक है ना। तो थीटा इस केस में सेम होगा, जो आप यहां से निकालोगे वही थीटा होगा, इस केस को याद रखने की जरूरत नहीं है, जो यहां से टेन थीटा निकलेगा वही, जो थीटा निकलेगा थीटा वही आर्ग्यूमेंट होगा पहले केस में। तो हमें तो यहां से ध्यान रखना जरूरी है सेकंड से। देखें संचित भाई साहब, नींद आ रही क्या, खड़े होकर पढ़ लियो अगर नींद आ रही हो तो। व्हेन z इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर z सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो बताओगे किस तरह का होगा, z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आल्टा वाई, ऐसा दिखेगा कुछ। तो अगर मैं यहां पर आपको बना के दिखाऊं, देखो तो इस तरफ होना चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट तो इधर ही होगा, सही है। अब इसमें भी मैं कह रहा हूं कॉम्प्लेक्स नंबर कोई से भी क्वाड्रेंट में हो, आपको ये काम तो पहले करना ही करना है, टेन थीटा तो निकालना ही निकालना है, ये वाला थीटा मिल जाएगा ना। लेकिन मुझे सोच के बताओ, जो यहां से थीटा मिलेगा क्या वही इस वाले केस में आर्ग्यूमेंट कहलाएगा, नहीं, बताओ क्यों, क्योंकि थीटा तो ये वाला, देखो अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो जो आप टेन थीटा निकालोगे वो यहां डाला परपेंडिकुलर, तो ये थीटा आएगा, देखो क्योंकि ये होगा x और ये होगा y, जबकि आर्ग्यूमेंट होता कहां से कहां तक है, यहां से। तो आप मुझे बताओ थीटा मिल चुका होगा जब, तो आर्ग्यूमेंट कैसे मिलेगा, 180 माइनस थीटा, बिल्कुल सही। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ z, ऐसे लिख दूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा। बस आपको ये याद रखना है कि जब सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो आर्ग्यूमेंट निकलता था पाई माइनस थीटा से, और थीटा कैसे निकलता है, ये काम हर क्वेश्चन में करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो, ये तो करेंगे ही करेंगे हम। अगर फर्स्ट में होगा तो जो थीटा निकला होगा वही आंसर हो जाएगा। चाबी मैं नीचे लाया ही नहीं आज, क्योंकि नीचे का ताला पहले से खुला हुआ था। हाँ तो चाबी, हाँ ऊपर जाके देखो, ऊपर ही होनी चाहिए। क्यों भाई, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, बात समझ में आ रही है, ये काम हर क्वेश्चन में करेंगे ही करेंगे। अगर पहले क्वाड्रेंट वाला होगा तो जो यहां से निकला होगा थीटा वही आंसर हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा कॉम्प्लेक्स नंबर अगर, तो बस 180 माइनस थीटा कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, व्हेन z इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अगर z थर्ड क्वाड्रेंट में हो, बोलो कैसा दिख रहा होगा फिर वो, z होगा माइनस का x माइनस का आल्टा y, सही है। अगर उसको यहां पे लोकेट करें तो यहां कहीं नीचे होना चाहिए ना फिर, अगर मैं फिर से ज्वाइन करूं अब यहां पर, तो जब यहां डलेगा परपेंडिकुलर थीटा तो ये वाला एंगल निकलेगा, जो थीटा निकालेंगे। तो अब आर्ग्यूमेंट आपके हिसाब से क्या निकलना चाहिए, यहां से आएगा ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। सबको समझ में आ रहा है ना, पाई प्लस थीटा क्यों, पहले यहां से यहां तक पाई और प्लस थीटा, एक तरीका। एक और ऑप्शन तो होता है, अगर हम नीचे से आए, छोटा कौन सा पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक पहुंचना छोटा पड़ेगा, या फिर यहां से यहां छोटा छोटा पड़ेगा, ऊपर वाला इजी भले ही पड़ेगा, लेकिन कुछ किताबों में क्या होता है कि ना आपको जो छोटा रास्ता होता है वो आंसर दिया होता है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, फिर आपको जो आंसर मिले उसके हिसाब से लिख देना, ठीक है। बताओ छोटा कौन सा पड़ेगा, तो लेकिन जब आप ऐसे घूमोगे तो यहां से यहां तक पूरा 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा हो जाएगा ना,
तो क्या इसको ऐसे लिख लूं और लिख के माइनस लगाऊं ऐसे? देखो ये वाला माइनस किस लिए? क्योंकि क्लॉकवाइज घूमूंगा। और पाई माइनस थीटा किस लिए? क्योंकि यहां से यहां तक पूरा पाई होता है और उसमें से थीटा हटाना है, बस ये वाला तो यही तो आएगा यहां तक का। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, समझ में आना चाहिए, आपके लिए दोनों चीजें आसान हो जाएंगी। फिर थर्ड केस समझ में आया? फोर्थ केस की बात करें। फोर्थ केस में जेड कैसा होगा बताओ, जब फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो एक्स माइनस आइटा वाई। और उसको लोकेट करें एक बार यहां कहीं, तो अगर ये ज्वाइन किया ये मॉडुलस होगा उसका और ये थीटा निकलेगा। अब बताइए आर्ग्यूमेंट कैसे निकलेगा इस वाले केस में? या तो निकलेगा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा। क्या सही बोला इसने? पहले पूरा घूमो एक बार, 2 पाई और थीटा माइनस कर दो, सही है। एक तरीका और भी तो है। नहीं, बस यहां से यही तो आना है, माइनस थीटा हो जाएगा। बोलिए अभिषेक जी। तो हमें ये 4 केस ध्यान रखने हैं बस, और कोई बड़ा काम नहीं है। बस आपको ये ध्यान होना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड में है, फर्स्ट में है, थर्ड में कहां है। जब अपने आप चल जाएगा थर्ड में होगा तो वहां होगा, आपको पहले थीटा करना पड़ेगा, माइनस थीटा करना पड़ेगा, प्लस थीटा करना पड़ेगा, या फिर नीचे जाओगे तो माइनस लाओगे, पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा। धीरे धीरे सारी फॉर्म ध्यान आ जाएंगी आपको ये। अब देखो क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी होंगे इसके, ये समझने में बहुत देर लगी है, क्वेश्चन देर नहीं लगेंगे। क्वेश्चन में तो हम सीधे ये निकाला करेंगे और सीधे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में, इसलिए सीधे या तो ये वाली लाइन लिख देंगे, इसमें होगा तो इसमें होगा, सीधे ये लिख देंगे। समझने में देर लगी है इस टॉपिक को, जब क्वेश्चंस करेंगे तो देर नहीं लगेगी। फिर भी पोलर फॉर्म नहीं पढ़ी, पोलर फॉर्म को पढ़ने के लिए हमें सारा पढ़ना जरूरी है। एक क्वेश्चन करें, ये रहा क्वेश्चन। हमें इसमें दो चीजें फाइंड करनी है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। तो मॉडुलस निकालना तो आसान काम है, कैसे निकालते थे मॉड? रूट के अंदर -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो क्या आएगा केवल क्या। तो मॉडुलस क्या चीज होगी बताओ? रेडियस होगी पोलर फॉर्म की, सही है ना। अब आर्ग्यूमेंट की बात करें अगर, तो पहले मैंने तुमसे कहा हमेशा tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा निकालते हैं। चलिए देखिए, tan थीटा का फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, इमेजिनरी ऑफ जेड अपॉन रियल ऑफ जेड, ठीक है ना। तो रोहित जी इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है यहां पर? इसमें इमेजिनरी 2000 तरफ क्या है 1, आइटा कोएफिशिएंट इमेजिनरी होगा और नीचे रियल, रियल क्या है -1। लेकिन इस मोड के चक्कर में ये वाला माइनस से प्लस हो जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू केवल क्या बचेगा 1, और tan थीटा 1 होने का मतलब थीटा की वैल्यू क्या आई फिर 45 -1। देखो ऐसा होता है ना, हमने अभी 4 केस सीखे, हमने उन 4 केसेस में आर्ग्यूमेंट कैसे निकालना है जब वो सीख लिया, तो हमें जरूरत क्या है यहां पर माइनस को साथ लेके चलने की। हम तो केवल थीटा निकाल रहे हैं यहां से, हाँ निकल सकता होगा, लेकिन ना चीजों को आसान करने के लिए हमने यहां पर मोड लगा दिया और प्लस कर लिया इसको, और फिर 4 कंडीशन बता दी। कैसी? कि अगर अब मैं देखता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है, व्हेन z इज इन, देखो कहां पर है सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z था वो पाई माइनस थीटा था। बस हमने इस छोटी सी चीज को मोड में कर दिया ताकि ये एंगल पॉजिटिव मिले हर बार, और इसको पॉजिटिव मिलने की वजह से हम केवल आर्ग्यूमेंट का वो छोटा सा फॉर्म ध्यान रख लेंगे और तुरंत आंसर आएगा। हम यहां नेगेटिव लगाएं, यहां नेगेटिव लगाने का मतलब tan थीटा नेगेटिव सेकंड में भी हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, फिर कहां लिखेगा बता? उससे आसान है ना ये वाली चीज कि आप इसे प्लस कर दो हर बार और फिर चेक करो कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जहां होगा उसके अकॉर्डिंगली हम ये वाली फॉर्म ध्यान रख लेंगे एक बस। तो मैंने तुमसे कहा उसे वो 4 फॉर्म्स को पढ़ने में टाइम जरूर लगा, लेकिन इन्हें करने में देर नहीं लगेगी क्वेश्चंस को, क्योंकि हमें तो बस ये चीज अप्लाई करनी है, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में ये लिखना है और सीधे थीटा की वैल्यू पुट करनी है पाई माइनस थीटा या पाई प्लस थीटा वाली फॉर्म में। आसान है। एक और करें, आज किसी भी बच्चे ने स्क्वायर रूट फाइंड करने का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा डाउट में, यानी कि स्क्वायर रूट तक कोई बच्चा नहीं पहुंचा अभी।
दो पहुंचे थे। कितने क्वेश्चन करे तुमने? हो गए सब? ओके। यानी कि एक मतलब और इस बात का ना पूछने का कि कुछ बच्चों के सारे हो गए होंगे, दो बच्चों के हो गए सारे, आपके तीन हुए हैं अभी। तूने तो होमवर्क पहले भी कर रखा था, तेरे पास तो काम कम था कल। मैंने तुमसे कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट जिस प्लेन में कराया जाता है, यानी इमेजिनरी एक्सिस ये वाली होती है, रियल ये वाली होती है, उसको कॉम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं। उसी को ना, जहां भी तुमने वो लिखा था पिछली क्लास में, वहीं पर एक चीज और लिख लो, कॉम्प्लेक्स प्लेन को ना इस प्लेन से भी कहते हैं अर्गेंट प्लेन या फिर गॉसियन प्लेन। किसी भी नाम से लिखा हुआ मिल सकता है तुम्हें कहीं भी, सब तुम्हें पता होना चाहिए। ये दोनों नाम भी कॉम्प्लेक्स प्लेन के ही होते हैं। वहीं साइड में और या स्लैश लगा के लिख दो इनके नाम। ये है हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर। हमसे कह रहा है इसका मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट दोनों ढूंढ दो। तो क्या आप इसका आर्ग्यूमेंट ढूंढ सकते हो? इसको देख के पता लगा सकते हो कौन से क्वाड्रेंट में है ये कॉम्प्लेक्स नंबर? नहीं। जब तक आप इसे सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाओगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। तो पहला काम क्या है? इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करिए। अब बताइए जेड क्या आ रहा है? 1 प्लस आइटा अपॉन 1 प्लस आइटा। तो जेड की वैल्यू केवल आइटा आ रही है नहीं आ रही? चेक करके बताओ। ऊपर भी आएगा 2 आइटा और नीचे आएगा 2, कट उठा के आइटा आ गया, यानी से 0 प्लस आइटा कर लूं, ठीक है ना? अब बताओ मॉडुलस क्या आएगा? 0। शाबाश। 0 कैसा लगता है मॉडुलस? मॉडुलस क्या चीज थी? रेडियस। पोलर फॉर्म के लिए उसकी रेडियस होती है। रेडियस 0 कैसे होती है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तो? 1, क्योंकि रूट के अंदर रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, आइटा नहीं 1 लेते हैं। और आर्ग्यूमेंट की बात करें तो पहले तो tan थीटा निकालना पड़ेगा। इमेजिनरी ऑफ जेड क्या है? यार कैसे 0 है इमेजिनरी ऑफ जेड? रियल पार्ट 0 है। नॉट डिफाइंड आ गया ना? और tan में नॉट डिफाइंड कब होता है? 5/2। कोई मत बोलना, कोई भी। थीटा मिल गया ना? थीटा मिल गया। अब बताओ आपको लग रहा है ये प्लस का आइटा है तो पहला क्वाड्रेंट ले सकते हैं इसमें, तो जो थीटा है वही आर्ग्यूमेंट है। फिर मोड इसका 1 है और आर्ग्यूमेंट इसका π/2 है। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां होगा पोलर फॉर्म में? यहां पर इस वाली लाइन पे 90 वाली पे होगा बस। ये ना इधर ना इधर। हाँ, इसके लिए 0 नहीं, नॉट डिफाइंड होगा तो एक चीज नहीं, रियल 0 होगा। हाँ, आया समझ में? एक क्वेश्चन और लिखो। z इज इक्वल टू 1 प्लस 7 आइटा अपॉन 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर। शुरू करें। सबसे पहला काम हमारा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके ये पता लगाना है ये कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली में दिख कैसा रहा होगा। बताइए जल्दी से करके। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिए। कितना आ रहा है पार्थ बाबू? ये आ रहा है। ऊपर भी यहाँ 25 आएगा, यहाँ 25 आएगा, नीचे ही 25 आएगा। वो कॉमन लेके सब कट जाएंगे तो -1 प्लस आइटा बचेगा बस। जेड मिल गया। अब मोड निकालो, आर्ग्यूमेंट निकालो, तुम्हें सब पता करना। सेकंड क्वाड्रेंट में है कॉम्प्लेक्स नंबर। अरे आज तो 28 तारीख है, क्या हुआ? सिंप्लीफाई नहीं हो रहा? रेशनलाइज नहीं कर रहा क्या? a माइनस बी के होल स्क्वायर में ये 4 आएगा और यहाँ आएगा एक माइनस का 1 3 माइनस 4 आइटा बचेगा नीचे। फिर 3 प्लस 4 आइटा करेंगे रेशनलाइज। नीचे 3 माइनस 4 आइटा, नीचे तो माइनस का होल स्क्वायर है ना। आ गया? मॉडुलस आर्ग्यूमेंट भी आ गए। बताओ मोड जेड आ रहा है इसका √2 और थीटा कितना आ रहा है? 3π/4। चेक करिए भाई बाकी सब लोग। ठीक है, बाबू आया? रिया जी कहाँ अटक गए? आ गए मैडम? सिलेबस तो ये भी कटे। सिलेबस में तो पोलर फॉर्म भी नहीं है, सिलेबस में तो स्क्वायर रूट भी नहीं था। सिलेबस में चैप्टर है, अब मुझे लगता है बस प्लस और माइनस ही बचा होगा बस, और रेशनलाइज बचा होगा। एग्जाम में कुछ भी नहीं देंगे स्कूल वाले। यहाँ स्कूल वाले सर कहते बहुत कुछ हैं, ठीक है ना, उनकी बातों पर विश्वास मत करा करो। वही, हाँ भाई ठीक है। मोड आया √2 और आर्ग्यूमेंट आया 3π/4। क्या हम आगे बढ़े? अब वो चीज कर लें जिसके चक्कर में रुके हुए इतनी देर से। पोलर फॉर्म, ये तो सुन लो पोलर फॉर्म थी क्या? हमने मोड पढ़ लिया, आर्ग्यूमेंट पढ़ लिया। ये दोनों चीजें जिसको आती हैं वो पोलर फॉर्म में देर नहीं लगाता लिखने में। देखो पोलर फॉर्म क्या होती है। चलो इसी के लिए कर लेंगे, ठीक है ना।
ये जो क्वेश्चन किया इसी को लिख देंगे। पहले आप पोलर फॉर्म देख लो क्या होती है। पोलर फॉर्म मैंने क्या कहा, किसी दूसरे सिस्टम में इस कॉम्प्लेक्स नंबर को यानी कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाया जाएगा वो चीज होती है। इसका मतलब थोड़ी है कि इसकी वैल्यू बदल जाएगी उधर जाके, वैल्यू नहीं बदलेगी, केवल रूपरेखा बदलेगी इसकी, यानी कि चेहरा बदल जाएगा, डिजाइन बदल जाएगा। एक्चुअली में उसका मतलब वही रहेगा, जब उसे वापस इस सिस्टम में लाएंगे कार्टेशियन यानी कॉम्प्लेक्स में तो ऐसे दिखेगा फिर वो। ठीक है, तो देखो कैसे दिखेगा यहां पर। मोड जेड सबसे पहले लिखा जाता है मोड जेड पोलर फॉर्म के लिए, वो हमने निकालना सीख ही लिया है। कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, ये है हमारी पोलर फॉर्म। बस अब आपको अंदाजा लगा कि पोलर फॉर्म कुछ नहीं है, बस मॉडुलस और आर्गुमेंट पता होना चाहिए, उन दोनों वैल्यूज पुट करनी होती है यहां पर। देखो अगर इस क्वेश्चन को यानी इस क्वेश्चन को बोलता वो कि पोलर फॉर्म में चेंज करो, तो दोनों चीज ढूंढ चुके हम, ये रहा हमारा मॉडुलस और ये रहा हमारा आर्गुमेंट, इन दोनों का यहां पुट करना है बस। तो आंसर क्या आता, √2 cos 3π/4 प्लस आयटा साइन 3π/4, ये है पोलर फॉर्म का आंसर। बस ये दोनों चीजें पुटी तो करनी थी कि थीटा की जगह पर और इसकी जगह बस। अब अगर आप कॉस, ये 135 तो होता है, अगर आप कॉस 135 की वैल्यू डाल दो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, आपको आती है वैल्यू निकालनी, और साइन 135 की निकाल लो और इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लो काटा पिटी करके, तो आप यहीं पहुंच जाओगे। तो करना नहीं है वो काम भाई, यही छोड़ना, यही है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म क्या है, केवल और केवल मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना, फिर इनको पुटी तो करना होता है वहां पर बस। बोलिए कोई समस्या, आसान है पोलर फॉर्म। जहां भी पोलर फॉर्म आएगी कन्वर्ट करने के लिए बस आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट दो चीजें ढूंढनी होंगी और काम खत्म, पुट करना है उस फॉर्मूले में बस। तो ये पोलर फॉर्म है ना। अरे यार कॉस और साइन ही क्यों है, कितना खतरनाक सवाल पूछा तूने। ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता अगर यहां पर, जब तूने यहां डाला था परपेंडिकुलर, ये थीटा था, ठीक है ना, तो इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए कॉस और साइन का इस्तेमाल करा जाता है। ये होता है बेस, बेस के लिए कॉस थीटा निकालेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर इसके निकालने के लिए साइन थीटा निकालेगा, वही वाली वैल्यू तो पुट करी हुई है बस यहाँ, एक्स और वाई की वैल्यू। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक्स प्लस आइटा वाई, यही तो होता है। तो एक्स की वैल्यू यहां से कॉस थीटा से निकलती, तो वो कॉस है यहां पर, और जो वाई है वो ये होता है, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर साइन से निकलता है इस एंगल के रिस्पेक्ट में, तो साइन है बस। घुमा फिरा के चीजों को यूज से वैसे करना होता है बस। ठीक है, आगे बढ़े अब, लिखिए अगली हेडिंग क्या, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये ना तो मिलेगा एनसीईआरटी में टॉपिक, ना मिलेगा ये आरडी में टॉपिक, स्कूल में तो कहीं भी नहीं मिलेगा, दूर दूर तक भी। इसका मतलब समझाओ जरा पहले, कुछ समझ में आ रहा है इसको पढ़ के, इस लाइन को पढ़ के कुछ समझ में आ रहा है तुमको। एक को ध्यान है क्या ये बात, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना रखी थी, आ रहा है याद किसी को, देखी नहीं थी, हमारे काम की नहीं थी ना, बस एक को ध्यान आया। तुम लोग शॉर्ट वीडियोस मतलब बनाई हुई वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेंस देते हैं। वो वीडियो देखी मैंने जो बनाई थी ना, उसको इंस्टाग्राम पे भी डाला, उस पर सबसे ज्यादा अब तक के शेयर हैं वीडियो पे, यानी बच्चों का जिसने भी देखी होगी उसे बहुत काम की चीज मिली होगी वो, क्योंकि ना तो एनसीईआरटी में ना वो आरडी में, लेकिन हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। कोई नहीं, अब तो तुम्हें पूरा मिल रहा पढ़ने को, लेकिन मैं इसका मतलब पूछ रहा था। यूनिटी वन, मैथ में यूनिटी को वन कहते हैं, आइडेंटिटी को भी तो वन ही कहते हैं मैथ में। क्यूब रूट्स, रूट्स वन के रूट्स ढूंढ रहे हैं, एक से ज्यादा ही होंगे, जब रूट्स लिखा है तो एक से ज्यादा ही होंगे, वरना रूट होता केवल। तो क्या इसको ऐसे लिखूं, देखो यहां देखो भाई, ऐसे लिखना सही रहेगा क्या, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सही रहेगा लिखना ऐसे इसको। स्क्वायर रूट होता तो फिर यहां स्क्वायर लिखते, क्यूब रूट है तो फोर्थ रूट होता तो फोर लिखते, सही है। इसकी वैल्यू ढूंढनी है हमने बस, तो इसको थोड़ी देर के लिए एक्स लेट कर लें, कुछ भी आएगी एक्स होगी, क्यूबिंग कर लें, तो क्या बचेगा, यहां का क्यूब रूट हटके उधर क्यूब बन जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। इसको उधर ले जाएं तो एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0, उधर ले गए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब खोल सकते हैं। यहां पर क्या आएगा, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर 0। सब सहमत है, अगर फॉर्मूला सही है तो हम सहमत हैं, ए क्यूब माइनस बी का फॉर्मूला यही होता है।
अगर जो दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो होगा तो एक बार ये वाली वैल्यू जीरो होगी नहीं होगी? तो 1 का क्यूब रूट एक तो 1 ही होता है, जो कि अब तक आप करते आ रहे थे। बचपन से 1 का क्यूब रूट 1 ही लिखते आ रहे थे हम लोग। लेकिन अब आके क्योंकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ लिया है, अब आपको, क्योंकि देखो ना, अगर इसका क्यूब रूट हटके इधर क्यूब बन गया तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब कितने रूट्स होंगे? सोच के देखो, ये बात तो आपको पहले से बताई गई होगी बहुत जगह पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, इसलिए 2 रूट आते हैं उसके। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 होती है तो 3 रूट्स आएंगे उसके, तो एक रूट तो ये आ चुका, जो कि रियल है। अब इसको भी तो जीरो करोगे एक बार। इसको जीरो करने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, क्योंकि वेक्टर तो मिलेंगे नहीं इसके। देखो, मल्टीप्लाई करके भी 1 और प्लस करके भी 1, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें आप बी स्क्वायर माइनस 4 से निकालोगे ना, नेगेटिव आएगा। और जब बी स्क्वायर माइनस 4 से नेगेटिव आता है तो रूट्स आर इमेजिनरी वाला केस बनता है ना। तो यानी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करते हैं लोग। एक्स इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा पहले। ए कितना है इसमें? 1। बी कितना है? 1। सी भी 1, 1 1 1, सब कुछ 1 है। वैल्यू डालो बताओ। माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2। चेक करके बताओ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करने के बाद यही नजारा दिखेगा कि नहीं? और इसको और सही क्या लिख सकते हैं? -1 प्लस माइनस। अब तुम्हारे लिए तो नई बात नहीं है कि अगर यहां पर √3 के साथ में अंदर माइनस मिलेगा तो हम उसको √3 आइडिया लिखेंगे। क्या नई बात है दुर भाई साहब? क्या आपके लिए नई बात है? इसको सोचना, सॉल्व करके क्या बनेगा? तो फिर दिखावे मत जाया करो, सोचा करो। मैंने एक लाइन लिखी नहीं बस, यहां पर -3 लिख के दिखाया नहीं। पहले क्लास में गायब था ना तू। √3 आइटा, दो वैल्यू आई हमारे पास, एक -1 प्लस √3 आइटा बाई 2 और एक -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। तो कुल मिला के 3 रूट्स हमारे सामने हैं। अब एक ये रहा 1 और 2 ये रहे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मिल गए हमको। लेकिन हमारे ना ये काम नहीं आता, क्यूब रूट्स फाइंड करने को नहीं बोलता हमें वो। तो मैंने आपसे कहा हमसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने को नहीं बोलेगा वो, हमको इनको यूज करने को बताया जाता है। तो देखो, अब एक चीज बताता हूं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ना, यूनिटी को हम लोग ओमेगा से लिखते हैं। जैसे जैसे आ रहा है कुछ याद? ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं आप लोग। ओमेगा 2 पाई एफ होता है, 2 पाई न्यू ऐसे कुछ होता है ना वो फिजिक्स में, है ना। तो यहां पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को हम ओमेगा से लिखते हैं। जितनी जगह भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का नाम मिलेगा मैथमेटिक्स में, 12th में मिलेगा कई जगह पर, जितनी जगह भी मिलेगा तो वहां पर ओमेगा ही लिखा हुआ मिलेगा आपको पूरे क्वेश्चन में। तो देखो ध्यान से अब जरा। तो ओमेगा की हमारे पास 3 वैल्यू हैं, एक तो 1, एक ये और एक ये। तो ना कुल मिला के हमारे को इससे 3 कंक्लूजन सामने आते हैं। 3 कंक्लूजन, एक तो ये वाला, इसमें एक्स की जगह पर हम ओमेगा कर दें। जब भी आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जिक्र मिलेगा, एक तो हम इस रिजल्ट को यूज करेंगे, यहां से एक्स जो हमने इसको माना था, इसके रूट्स को एक्स माना था, और मैं कह रहा हूं उन्हें ओमेगा से बोलते हैं हम, तो ओमेगा ही तो हो गया ये। मैं यहां पे ओमेगा लेके चला नहीं जानबूझ के बस, ठीक है ना। तो एक एक रिजल्ट ये हो गया। और ये अगर ओमेगा है, चेक करो कॉपियों में आप लोग जरा, साइड में लाइन खींच के, साइड में लाइन खींचो कॉपी में, और इसका जरा स्क्वायर करो। हाँ, इस वाली वैल्यू का पूरे का स्क्वायर करो और बताओ, ये देखो ओए, इस पूरे का स्क्वायर करो और बताओ ये आ रहा है क्या। इस पूरे का स्क्वायर करो, ऊपर नीचे दोनों का स्क्वायर, देखो ये वाला आ जाएगा पूरा है। अबे कर तो, नहीं आने का तो ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा जी, इसका स्क्वायर वही आएगा, पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूं तुम्हें भाई। यहां पर ए, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस बी का उसका खुलेगा ऊपर, वही आएगा। ऊपर 2 टर्म्स है प्लस माइनस में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो और नीचे 4 हो जाएगा। जो जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे उन्हें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से इसका स्क्वायर करोगे ना इधर वाले का, तो ये वाला मिल जाता है, ठीक है। तो हमारा यहां से दूसरा कंक्लूजन निकल के आता है कि 1 प्लस
ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। अब देखो जरा ध्यान से, अरे यहां देखो एक बार, आपने एक तो रिजल्ट लिया ये वाला ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, दूसरा मैंने आपसे कहा अगर ये ओमेगा है ये, तो ये वाली वैल्यू क्या बोली जाएगी? ओमेगा स्क्वायर बोलोगे नहीं बोलोगे? इसका स्क्वायर करके तो मिल रहा है वो। तो आप ना इसमें 1 में ये वाली वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर को 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा यानी ये और ओमेगा स्क्वायर यानी ये, आप 1 में ये प्लस करो और ये प्लस करो तो फिर रिजल्ट 0 आएगा। फिर देख लो ऐसे प्लस करके इन दोनों को प्लस करोगे अगर, तो आपको लगता है दोनों कट जाएंगे, √3 आइटा -1 बचेगा -2, और ये वाली वैल्यू एलसीएम में इधर आके 2 बनेगी, तो 2 - 2 0। तो जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जिक्र आएगा तो ये दो रिजल्ट हमें यूज करने होते हैं। और ये दो रिजल्ट आए कैसे, ये बता दिया मैंने आपको, इससे निकलता है। और ये वाला कैसे निकला, एक 1 और एक ओमेगा होता है रूट, तो अगला वाला क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। एक क्वेश्चन करा दूं इसका, एक क्यों 2-3 कर लेंगे, इसे नोट कर लो आप। मेरे को ध्यान रखना बात, जब भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जिक्र आएगा तो ये और ये दोनों चीजों का यूज हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 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 नहीं निकालने के बाद नहीं, मैंने तुम्हें बताया कि ये सारा आया कहां से, उसके लिए बताना पड़ा आपको। तो जब भी ये टॉपिक मिलेगा कहीं लिखा हुआ, ये दो रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे बस। मैंने ये बताया ये सारा आया कैसे ना, ये भी याद नहीं रखनी। मोस्टली तो बस ये दोनों ही इस्तेमाल होते हैं, बाकी याद रख सको तो रख लो, कोई बड़ा काम है नहीं। -1 प्लस -√3 होता है। मान लो आपको क्वेश्चन मिला ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 3, इसको सॉल्व करिए। ओमेगा क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, अब बताइए इसकी वैल्यू तो हम वैसे जानते हैं क्या होती है 1, इनको सॉल्व करना है। चलिए ओमेगा की पावर 6 को हम ओमेगा क्यूब का स्क्वायर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ओमेगा की पावर 7 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखना पड़ेगा, और प्लस ये तो वैल्यू 1 है ही है, ये क्या बन गया, ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 का स्क्वायर यानी 1, और ये 1 और ये 1, ये 1 हुआ, ये 1 हुआ, ये क्या बचा, यानी इस पूरे की वैल्यू को हम केवल 2 प्लस ओमेगा लिख सकते हैं। बड़े ही आराम से यूज कर लेंगे इन वैल्यूज को। इसके तो क्वेश्चन भी ढूंढने पड़ेंगे, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के क्वेश्चंस आपको मैं ढूंढ के भेजूंगा, क्योंकि वो इतने आराम से मिलेंगे भी नहीं ना, लेकिन इतना कंफर्म है कि वो इस्तेमाल होते रहते हैं 12th में कहीं भी। तो बस दो ही कंक्लूजन हमारे काम के हैं, ओमेगा क्यूब की वैल्यू को 1 यूज करना है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को 0 यूज करना है। ठीक है ना, इसके क्वेश्चन चलो मैं ढूंढ के बता दूंगा तुम्हें। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया, पोलर फॉर्म पढ़ ली, आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस हो गया उसके लिए, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ लिया, और हमारे जो कल के डाउट्स थे वो कवर कर लिए। आज का होमवर्क लिखिए, होमवर्क वो तो आएगा ही आएगा, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। अगर नई वाली एनसीईआरटी जिस बच्चे के पास है उसके साथ चैप्टर नंबर 4 है, उसमें 4 है, 4 है, और जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है उनका चैप्टर नंबर 5 है। पूरा पूरा करना है चैप्टर वो हमको। ठीक है, अगर किसी ने पहले कर लिया जितने क्वेश्चन, अच्छी बात है, जितना है उतना करो, जिसके पास जो बुक है वो उसके हिसाब से क्वेश्चन करो जितने हैं उसके अंदर। तेरे पास दोनों है तो तू अपना भला बुरा सोचने लायक है, तो सोच तेरा फायदा किस में है, पुराने वाले को करने में या नई वाली को करने में। नहीं, अब वो अपना सोचेगा कि फायदा किस सेंस में, आसान करने के सेंस में या कुछ सीखने के सेंस में। ठीक है जी, ये सारा करना है आपको। कुछ पोलर फॉर्म के क्वेश्चन मैं आज भेज दूंगा, तो परसों हम लोग क्या क्या करेंगे, आपके डाउट्स डिस्कस करेंगे। क्यों भाई, परसों हम लोग आपके डाउट डिस्कस करेंगे, और पोलर फॉर्म के जो क्वेश्चन, पोलर फॉर्म के या फिर वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो भी क्वेश्चन बचे होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, और कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हम परसों एग्जाम्पलर के। 3 दिन में चैप्टर खत्म करना मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा कुछ, भले हमने बहुत सारा पढ़ लिया इस चैप्टर के अंदर, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन बचे हैं जो कंपटीशन के हिसाब से जरूरी, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्वेश्चन बचे हैं
तो उस दिन हम केवल एग्जाम्पलर के क्वेश्चन करेंगे। ओके, मेरे पास है एग्जाम्पलर, मैं कराऊंगा आपको, वो रखी वहां पे तेरी आरडी शर्मा। ठीक है, बंद करें आज की क्लास।